Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with today's news edition. हरियाणा में कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए हैं. आई होप आपको उनके बारे में पता होगा. उन क्लैशेस के बाद ऐसे केसेस हुए हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के रेजिडेंसेस को डेमोलिश कर रहा है. इन डेमोलिशंस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि बिना किसी परमिशन के किए जा रहे इन डेमोलिशंस को रोक दिया जाए. ये डेमोलिशन ड्राइव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं करती. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको पता होगा कि इस ही साल प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें स्टूडेंट्स की रूल ऑफ लॉ पर नॉलेज को टेस्ट किया गया था. और ये न्यूज़ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में डिफाइंड है. उन टॉपिक्स पर भी ध्यान दें जो इतने कॉमन होते हैं कि स्टूडेंट्स उनको ट्रिवियल समझकर डिसमिस कर देते हैं. ये एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है पर ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से. छत्तीसगढ़ ने अपने स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के एजुकेशनल एडमिशन्स कोटा को 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया है. अब इस स्टेट में 58% सीट्स रिजर्व्ड हैं जो कि पहले केवल 50% थी. ये न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह दिल्ली सर्विसेज बिल को पास कर दिया गया है और अब प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ये एक लॉ बन जाएगा. कल राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस बिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कंपेयर करते हैं. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के बारे में पता होगा. मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल प्रिलिमिनरी में नॉलेज को टेस्ट किया जाता है. ये न्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी से. मध्य प्रदेश के कूनो पलपुर में 20 चीतास को री इंट्रोड्यूस किया गया था. और अगर आप इस न्यूज़ एडिशन को या किसी भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि उन 20 में से 6 चीतास की डेथ हो चुकी है. ऐसे इवेंट्स कंट्री को ग्लोबली पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट नहीं करते और इस ही कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन किया है और यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसी डेथ्स एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि ट्रांसलोकेशन करने के बाद सर्वाइवल रेट 100% एक्सपेक्टेड नहीं होता. एडल्ट्स का सर्वाइवल रेट लगभग 50% होता है और कब्स का सर्वाइवल रेट ऐसे केसेस में लगभग 10% ही होता है. ये न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो कि इस समय राज्यसभा से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया डिबेटेबल है. अब ये न्यूज़ बाय इटसेल्फ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये रिलेटेड टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम इस पर पहले भी एम्फसाइज कर चुके हैं और मैं एक बार फिर से करता हूँ कि आप 1973 की केशव नंदा भारती जजमेंट और इंदिरा गांधी के एरा में हुए मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जैसे कि 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ लें. ये न्यूज़ है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड. मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 11 अगस्त को शुरू होगी और वो 21 अगस्त तक चलेगी. ये सिडनी के कोस्टल एरिया में होगी. इंडिया काफ़ी सारी ऐसी बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस का पार्ट है पर मालाबार एक्सरसाइज उनमें से सबसे बड़ी और करंटली मोस्ट सिग्निफिकेंट है. इस एक्सरसाइज में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान. आप मालाबार और इंडिया की बाकी और मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ लें. इसकी और इंडिया की बाकी और मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज की डिटेल आपको नोट्स में भी मिल जाएगी. ये न्यूज़ कंसर्न्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इराक में बेचे जा रहे इंडियन ओरिजिन कफ सिरप का एक टेस्टेड सैंपल कंटैमिनेटेड मिला है और इसको कंज्यूम करने से लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था. इस कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है और ये ऐसा पहला इंस्टेंस नहीं है. पिछले ही साल अक्टूबर में गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की डेथ को इंडियन प्रोड्यूस्ड कफ सिरप पर एट्रीब्यूट किया गया था और वो उस समय की काफ़ी मेजर न्यूज़ भी थी.
और अभी रिसेंटली हमने ये भी कवर किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक डेडलाइन दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से कंप्लाई करने की। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द डे। इस सेक्शन में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट का 13वां दिन था। राज्यसभा और लोकसभा में कई बिल्स को पास किया गया और हाउस के बाहर लोकसभा का सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी के वर्डिक्ट के बाद एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप को रिस्टोर कर दिया गया है। राज्यसभा में कल इस ही साल राज्यसभा के बजट सेशन में यानी कि फरवरी में रजानी अशोक राव पाटिल, जो कि कांग्रेस पार्टी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उसको सर्कुलेट कर रही थी। अब कल प्रिविलेज कमेटी ने उनके सस्पेंशन को रिवोक कर दिया है और वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को अब अटेंड कर सकती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको प्रिविलेज कमेटी के बारे में पता होगा और इन जनरल सभी पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में भी पता होगा। तो उनके सस्पेंशन को रिवोक करने के बाद हाउस फिर से केओस में डूब जाता है मणिपुर और राजस्थान पर डिस्कशन की डिमांड को लेकर। हाउस को फिर 2 बजे तक एडजर्न कर दिया जाता है। लंच के बाद हाउस फिर से कन्वीन होता है और दिल्ली सर्विसेज बिल पर एक हीटेड डिस्कशन स्टार्ट होती है। इस बिल के सपोर्टर्स बोलते हैं कि पार्लियामेंट पूरी तरह से कम्पिटेंट है दिल्ली स्टेट से रिलेटेड ऐसी लेजिस्लेशन बनाने के लिए, और जो सेक्शन इस बिल के अगेंस्ट है वो इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बोलकर डिस्क्राइब करते हैं। इस बिल को फिर राज्यसभा में भी पास कर दिया जाता है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं और 102 एमपीज इसको ओपोज करते हैं। इसके बाद हाउस में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसको भी पास कर दिया जाता है। इस बिल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। लोकसभा में कल लोकसभा की शुरुआत भी शोर के बीच होती है और हाउस को जल्द ही एडजर्न कर दिया जाता है। 2 बजे के बाद हाउस फिर से कन्वीन होता है और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 इस पर डिस्कशन शुरू होती है। इस बिल के प्रोविजंस को हमने कल के ही एडिशन में डिस्कस किया था। आप कल के एडिशन के उस पार्ट को रेफर कर सकते हैं। इस बिल को फिर वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है। लोकसभा में फिर 3 और बिल्स को कंसीडर किया जाता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, जो कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है। इस बिल के प्रोविजंस को भी हम 28 जुलाई के एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको रेफर कर लें। उसके बाद मीडिएशन बिल 2023, जो देश में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल तरीके से। और आखिर में फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि एक माइनर अमेंडमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर के फार्मासिस्ट को रिकॉग्निशन देता है और फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। ये था पार्लियामेंट का 13वां दिन। ये हमारा आज का एक्सप्लेनर पीस है जिसका कॉन्टेक्स्ट है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इस अमेंडमेंट को इस ही पार्लियामेंट के सेशन में पास किया गया है और ये इस देश के क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करता है। इस लिस्ट में 6 मिनरल्स हैं: लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, टेंटालम। ये मेंशन्ड मिनरल्स पहले एज एटॉमिक मिनरल्स क्लासिफाइड थे और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर माइनिंग के लिए रिजर्व थे। आई होप आपको पता होगा कि पूरी दुनिया इस समय कोशिश में है क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए, और इंडिया ने इस ही कॉन्टेक्स्ट में नेट जीरो बाय 2070 की प्लेज भी ली है। इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए इसकी मेजर टेक्नोलॉजीज क्रूशियली डिपेंडेंट है इन फ्यूल्स पर, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और बाकी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स बाकी और एलिमेंट्स जैसे कि स्टील, कॉपर, कोल वगैरह की तरह इतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और कुछ सेलेक्ट लोकेशंस पर कंसंट्रेटेड है। डोमेस्टिकली अवेलेबल ना होना और सिर्फ कुछ ही सेलेक्टेड जगह पर कंसंट्रेटेड होना, इस वजह से
इन मिनरल्स पर मेजॉरिटी कंट्रीज की एक इंपोर्ट डिपेंडेंस है और सभी देश की सप्लाई चेन्स भी इस ही वजह से वल्नरेबल है। इस पीस के ऑथर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि उस देश में दुनिया का 70% कोबाल्ट कंसंट्रेटेड है। एंड इफ यू कैन रिकलेक्ट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इस ही साल प्रिलिमिनरी में भी पूछा गया है। सभी कंट्रीज की कोशिश है अपनी इस सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने की, अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके। इंडिया फॉर एग्जाम्पल 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है बाकी और कंट्रीज पर अपने क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नायोबियम वगैरह के लिए। और क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ डीप सीटेड मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनम वगैरह, जिनकी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव होती है, इनके लिए भी इंडिया ओवरवेलमिंगली इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। इस ही वल्नरेबिलिटी को ये अमेंडमेंट एड्रेस करता है। जियोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि इंडिया की जियोलॉजिकल सेटिंग ऐसी है कि इसके पास काफ़ी पोटेंशियल है मिनरल डिपॉजिट्स का। और एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने सिर्फ 10% ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया है। और इंडिया में पिछले कई सालों में कोई मेजर मिनरल रिजर्व की डिस्कवरी नहीं हुई है। और इन मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन का काम मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी और PSUs करती हैं बिना किसी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के। इंडिया की माइनिंग पॉलिसीज प्राइवेट कंपनीज को ग्रीन फील्ड मतलब कि नए और अनएक्सप्लोर्ड प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं देती। और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लोर किए जा चुके हैं सिर्फ उनमें ही प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस बोलते हैं कि इंडिया के PSUs जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड सतह पर बल्क में पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे कि कोल, इनको माइन करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कम्पिटेंट है, पर सतह की गहराई में पाए जाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स को माइन करने के लिए इतने कम्पिटेंट नहीं है। और इस ही कमजोरी को एड्रेस करने की कोशिश इस बिल की है, प्राइवेट सेक्टर को इस एक्टिविटी में इंक्लूड करके। इस पीस के ऑथर ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं। वहाँ पर प्राइवेट माइनिंग फर्म्स होती हैं जिनको जूनियर एक्सप्लोरर्स बोला जाता है। इनकी एक्सपर्टीज लिमिटेड होती है पोटेंशियल माइनिंग एरियाज को ढूंढने तक। और ये फर्म्स माइंस को ढूंढने के बाद इसको अपने से बड़ी माइनिंग कंपनीज को सेल कर देते हैं जो वहाँ पर माइनिंग ऑपरेशंस शुरू करती हैं। इस मेथड से पूरे इंडस्ट्री की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। इस अमेंडमेंट की बात करें तो कि ये कैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, सबसे पहले तो हम ये मेंशन कर चुके हैं कि ये 6 मिनरल्स को प्राइवेट सेक्टर माइनिंग के लिए एलिजिबल करता है। दूसरा, ये जो ओरिजिनल एक्ट था मिनरल्स को ढूंढने के लिए वो ज़मीन में ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और पिटिंग जैसी एक्टिविटीज़ करने की परमिशन नहीं देता था। अब ये परमिशंस भी इस अमेंडमेंट के बाद दे दी गई हैं। तीसरा, ये अमेंडमेंट एक नए टाइप के लाइसेंस को इंक्लूड करता है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। ये लाइसेंस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए काफ़ी सूटेड है और इंडिया में एक्सप्लोरेशन कंपनीज की ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट करेगा। ये एक्सप्लेनर पीस फिर इन अमेंडमेंट्स के इश्यूज को डिस्कस करता है और बोलता है कि माइंस की एक्सप्लोरेशन से रेवेन्यू जनरेशन तक का प्रोसेस काफ़ी लंबा और अनसर्टेन होता है। जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन करती हैं उनको रेवेन्यू में शेयर जब मिलता है तब उनके एक्सप्लोरेशंस पर माइनिंग शुरू की जाती है। और ये एक काफ़ी अनसर्टेन प्रोसेस है क्योंकि उन माइंस की ऑक्शन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और इस प्रोसेस में काफ़ी डिले भी हो सकता है। ऐसा प्रोसेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की बना देता है। इस पीस के ऑथर एग्जाम्पल देते हैं बाकी और कंट्रीज के सिस्टम का जहां पर एक्सप्लोरिंग कंपनीज के पास पावर्स होती हैं कि वो एक्सप्लोरेशन करने के बाद खुद ही उन माइंस को ऑक्शन कर सके, गवर्नमेंट के डिलेइंग रोल को एलिमिनेट करके। That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition.